क्वेश्चन नंबर 31। द वर्बल पार्ट ऑफ द ब्रांड, द पार्ट दैट कैन बी स्पोकन और रिटन इज नोन एज। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, लोगो या पेटेंट। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सोच के देखो। ये रियलिटी में ब्रांड नेम ही होता है ना? ब्रांड नेम या बिजनेस नेम, ब्रांड नेम या एक बिजनेस नेम। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल प्रोडक्ट या सेवा पर लागू किया जाने वाला एक नाम होता है, सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला एक नेम होता है। तो ब्रांड नेम के द्वारा ही आपको पता है ना कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को पहचान सकता है। ब्रांड नेम ही होता है कस्टमर पहचानता है या चुन सकता है या बोल सकता है। तो ब्रांड नेम एक प्रोडक्ट का मौखिक हिस्सा होता है जिसे बोला ही लिखा जा सकता है। जैसे आपने देखा है कि भाई किसी ने फ्लाइट बुक करनी है तो बोलेगा कि मेरे को स्पाइस जेट की करनी है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना। तो एयर इंडिया है, या शैम्पू लेने जाना तो डव का शैम्पू दे दे, शूज लेने तो पूमा के जूते दे दे, है ना? तो ये ब्रांड नेम है जिसको बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन अपना पहले भी आ चुका है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आया भी था, हमने स्टडी किया था मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। तो ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अब इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नोन एज डायनेमिक एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होते हैं ना, तो उसको हम डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लेना, सिंपल सा है, बहुत इजी है। गतिशील विश्लेषण भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक समय की जो सीरीज होती है, समय की जो टाइम की जो सीरीज होती है ना, तो उसका एनालिसिस होता है। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, जो चुने हुए जो हमारा बेस ईयर होता है, बेस ईयर के मुकाबले कई सालों के जो डेटा होते हैं ना, जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं, उनकी हम कंपैरिजन करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन हमारा है 33rd। डैश includes four distinct but interrelated steps used to evaluate long-term proposal, that is proposal generation, evaluation and the selection and follow-up। डैश में चार अलग अलग परस्पर संबंधित चरण शामिल है जिनका उपयोग दीर्घकालीन प्रस्ताव निर्माण, मूल्यांकन, सिलेक्शन या अनुवर्ती कार्रवाई, है ना? सिलेक्शन फॉलोअप, अनुवर्ती मतलब फॉलोअप का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या कैपिटल राशनिंग डिसीजन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस। तो इसमें देखो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है यस कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस इसका राइट आंसर है। आप में से कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया भी है। तो जिसका उपयोग संभावित निवेश, है ना, हमारा जो मान के चलते हैं ना, जो हमारा जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस आने वाला, उसका हम इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो इससे हमारे फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं ये भी निर्णय लेने की प्रक्रिया करता है। फिर रिटर्न की भी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी रिटर्न कितनी होने वाली है, तो ये हमारा इससे कितना हम रिटर्न ले सकते हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। तो सारे के सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। दैट इज कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। आगे क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा है। इंटरनल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का हमारा इंटरनल सोर्स कौन सा है? रिटेन अर्निंग, बैंक लोन, शेयर कैपिटल या बैंक ओवरड्राफ्ट। सोच के देखो हमारे बिजनेस का जो इंटरनल सोर्स क्या होगा। बैंक लोन तो हम बाहर से लेते हैं, है ना? शेयर कैपिटल के लिए भी पैसा बाहर से इकट्ठा करना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक से आता है, जो भी आता है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास खुद का पैसा रुका हुआ होता है ना, जो हम खुद के प्रॉफिट रोक के रखते हैं, वो फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। जैसे घर में आप अपना पैसा कहीं पे सेविंग कर लेते हो, तो वैसे बिजनेस में इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, धारित आय, है ना, रिटेन्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट ए प्रोडक्ट या सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन उसको क्या कहते हैं? पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। देखो यस एडवर्टाइजिंग, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा हम अपनी अपनी बात सामने वाले को कह देते हैं। तो सामने वाला अपनी बात हमको कह पाएगा नहीं कह पाएगा इसकी कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, बस हम अपनी बात सामने वाले को कह देते हैं। दैट इज द नॉन पर्सनल।
आगे है द वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमनीज, जिसका मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन, कॉमन, कोरिलेशन या नन ऑफ द अबव, है ना? तो जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो लैटिन वर्ड से लिया हुआ है कॉमनीज से, तो इसका मतलब रियलिटी में क्या है? कॉमन, ठीक है, सामान्य बोलते हैं इसको। लेस यस, सेकंड ऑप्शन कॉमन, बिल्कुल कॉमन। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है, लैटिन वर्ड जो हमारा है, लैटिन वर्ड है, उसी से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है टू मेक, कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, इनके सारे मीनिंग होते हैं। और कम्युनिकेशन अपने को पता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो फीलिंग्स के बेस पर हो सकता है या विचारों के बेस पे हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन एक डबल साइडेड फ्लो होता है, ठीक है, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। रिस्पॉन्स भी मिलता है, फीडबैक भी मिलती है। अगला देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये भी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ग्रेपेवाइन, र्यूमर, या पहला या दूसरा, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, वैसे अपने को पता है ना, कम्युनिकेशन के अपने पास दो टाइप होते हैं। कम्युनिकेशन के अपने पास दो टाइप होते हैं, है ना, फॉर्मल या इनफॉर्मल। बट जो इनफॉर्मल होता है ना, वो थोड़ा सा अंगुरीलिता हो जाता है, ठीक है। तो जब हम कोई मेथड, पैटर्न बिना फॉलो किए ही इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन या अंगुरुलिता संप्रेषण। ये अंगुरुलिता हम जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एम्प्लॉइज, अधिकारी लोग बैठे होते हैं टेबल के ऊपर, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपस में बातें डिस्कस कर रहे हैं, कभी शादी की, विवाह की, फेस्टिवल की, छुट्टी की, ये वो सामाजिक समारोह में इकट्ठे होते हैं। तो ये अनौपचारिक संचार हमेशा होता ही है। तो दैट इज ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। दिस द ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज ए पार्ट ऑफ डेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनी। एडवर्टाइजिंग कंपनी की कौन सी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है? ये क्वेश्चन वैसे हमने पहले थ्योरी में भी देखा था, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आप बता सकते हैं। एडवर्टाइजिंग किसका पार्ट होता है? इज ए पार्ट ऑफ डेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनी, है ना। प्रमोशन, प्रमोशन के अंदर सारे काम आते हैं ना, ध्यान है ना आपको, प्रमोशन के अंदर सारे काम आते हैं आपको, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर अपने को पता है ना कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसको हम 4 P's के नेम से भी जानते हैं। तो जहां पर अगर हम प्रमोशन की बात करें, तो प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग भी आती है, सेल्स प्रमोशन भी आता है, पर्सनल सेलिंग भी आती है, पब्लिसिटी भी आती है, और पब्लिक रिलेशन भी आते हैं। तो डेफिनेटली ये प्रमोशन का ही पार्ट होता है, क्या? एडवर्टाइजिंग। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन, प्रमोशन के अंदर हमारी चारों चीजें आती हैं, 4-5 चीजें आती हैं। विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजिंग, विक्रय संवर्धन बोले तो सेल्स प्रमोशन, व्यक्तिगत विक्रय बोले तो पर्सनल सेलिंग, प्रचार बोले तो पब्लिसिटी, जनसंबंध बोले तो पब्लिक रिलेशन। तो 5 चीजें हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड द लास्ट पब्लिक रिलेशन। तो ये पांचों की पांचों चीजें हमारी प्रमोशन का हिस्सा होता है। तो एडवर्टाइजिंग डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा होगा ये भी। लाइबिलिटी अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप इज, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके अंडर में अगर बात करें, तो जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? ये बात तो अपने को पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या हमारी सिंपल वाली पार्टनरशिप है, दोनों के अंदर हमारी लाइबिलिटी कौन सी होती है? तो फिर भी आप देखो इनमें से कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग बन सकता है, पर्सनल लिमिटेड या पर्सनल या अनलिमिटेड, जॉइंट एंड लिमिटेड या जॉइंट एंड अनलिमिटेड। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, बहुत सिंपल है ये, देखो। पर्सनल अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस बंद भी हो जाए ना, तो उनकी अगर घर की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े ना, तो बिक सकती है, तो अनलिमिटेड होती हैं। बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, है ना, बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, बिजनेस हमको बंद करना पड़ रहा है, तो अगर उनकी घर की प्रॉपर्टीज भी बेचनी पड़े ना मालिक की, तो बिक जाती है।
तो इसलिए उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना।